मैं समणी सम्यक्त्व प्रज्ञा बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय पत्र काव्य नाटक कोश छंद एवं अलंकार के अंतर्गत शुकनासोपदेश विषय पर अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ। संस्कृत काव्य साहित्य दो भागों में विभक्त किया गया है, दृश्य काव्य एवं श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक आते हैं क्योंकि उनका अभिनय किया जाता है और ये जनता द्वारा दृश्य होते हैं। श्रव्य काव्यों का अभिनय नहीं होता, वे केवल पढ़े और सुने जाते हैं। श्रव्य काव्य के तीन भेद हैं, पद्य काव्य, गद्य काव्य एवं गद्य पद्य मिश्रित काव्य। पद्य काव्य के पुनः तीन उपभेद हैं, महाकाव्य, खंड काव्य एवं मुक्तक काव्य। गद्य काव्य के भी दो उपभेद हैं, कथा एवं आख्यायिका। शुकनासोपदेश कादंबरी का एक भाग है। कादंबरी गद्य साहित्य है, अतः वह गद्य काव्य की श्रृंखला में आता है। इसीलिए हम यहाँ पर मुख्यतः गद्य की ओर विचार करेंगे। गद्य काव्य जिसके दो उपभेद बताए, कथा और आख्यायिका। कथा और आख्यायिका को लेकर विभिन्न विचार हैं, जिनमें सर्व प्रसिद्ध है कि कथा काल्पनिक होती है एवं आख्यायिका ऐतिहासिक। पद्य काव्य, गद्य काव्य एवं गद्य पद्य मिश्रित काव्यों में गद्य प्रधान होता है क्योंकि यह मानव की प्रारंभिक भाषा है। मनुष्य अपने विचारों को जितना स्पष्ट रूप से गद्य में व्यक्त कर सकता है, उतना पद्य में नहीं। किंतु गद्य काव्य हेतु यह बात जानने योग्य है कि गद्य काव्य को उत्कृष्टता का मापदंड तभी माना गया है जब उसमें शब्द विन्यास की समृद्धि हो, अलंकारों की प्रचुरता हो, दीर्घ एवं समस्त पदों का विन्यास हो, वाक्यों का विस्तार हो, तभी वह उत्तम कहा गया है। इसीलिए गद्य काव्यों को कवियों की कसौटी कहा गया है। गद्य कविनाम निकषम वदन्ति। गद्य साहित्य के विकास में अनेक महाकवियों ने इस विधा को पल्लवित एवं पुष्पित किया है, जिनमें दंडी, सुबंधु एवं बाण जगत प्रसिद्ध है। पाठ्य ग्रंथ में रखा गया शुकनासोपदेश कादंबरी कथा का एक अंश है, जिसके रचनाकार गद्य विकास के प्रतिनिधि लेखक श्रीमान बाण भट्ट हैं। अब आपके मन में जिज्ञासा होगी कि कवि बाण भट्ट कौन थे, वे किस वंश में उत्पन्न हुए, उनका जीवन परिचय क्या है। इन सभी जिज्ञासाओं को समाहित करते हुए हम लेकर चलते हैं आपको बाण के जीवन परिचय की ओर। महाकवि बाण जीवन परिचय, जिसके अंतर्गत हम विचार करेंगे उनके वंशक्रम के बारे में। देशाटन, सम्राट हर्ष से भेंट, बाण के दो पुत्र तथा स्थिति काल। सबसे पहले वंशक्रम। संस्कृत साहित्य के विरले व्यक्तियों में बाण का नाम आता है, जिनके जीवन के बारे में कुछ जानकारी दी जा सकती है। बाण ने हर्षचरित के प्रारंभ में अपने बारे में तथा अपने संबंधों के बारे में विवरण दिया है। कादंबरी के प्रारंभ में भी बाण ने अपना वंशक्रम बताया है,
तदनुसार बाण वात्स्यायन वंश में उत्पन्न हुए थे और इसी वंश में कुबेर नामक एक प्रकांड पंडित भी हुए हैं। कहा जाता है, ऐसा उल्लेख मिलता है कादंबरी में कि अनेक गुप्त वंशीय राजा इनके चरण कमलों को पूजते थे। इन्हीं कुबेर पंडित के 4 पुत्र हुए, अच्युत, ईशान, हर और पाशुपात। इन 4 पुत्रों में से पाशुपात के एक पुत्र हुआ अर्थापति। पाशुपात के एक पुत्र हुआ अर्थपति। अर्थपति के 11 पुत्रों में से चित्रभानु बाण के पिता थे। बाण को बचपन में ही मातृवियोग सहना पड़ा, इसीलिए उनके पिता ने ही उनका लालन पालन किया, किंतु शीघ्र ही उनके पिता भी इस संसार से चले गए थे और उस समय बाण की अवस्था मात्र 14 वर्ष की थी। हम स्वयं सोच सकते हैं कि इतनी छोटी अवस्था में माता पिता का साया उठना बच्चे के लिए किस प्रकार, कैसा अनुभव उसे हो सकता है। देशाटन माता पिता की मृत्यु के पश्चात बाण देश देशांतरों में भ्रमण के लिए निकल पड़े और इस दौरान विभिन्न वर्गों के अनेक लोगों से उनका संपर्क हुआ। अनेक लोग उनके मित्र बने, जिनमें चोर, शिकारी, कवि, गाने बजाने, नाचने वाले ही नहीं बल्कि जुआरी और जादूगर भी सम्मिलित थे। बाण की प्रकृति चंचल स्वभाव की थी और इसके कारण उन्हें अनेक बार उपहास का पात्र भी बनना पड़ा था, किंतु यह भ्रमण बाण के व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। इस दौरान उन्होंने अनेक राजकुलों को देखा, गुरुकुलों में विद्याध्ययन प्राप्त किया और अनेक वर्षों तक भ्रमण करने के पश्चात वे अपने ग्राम प्रीतिकूट लौट आते हैं। अब हम ले चलते हैं आपको सम्राट हर्ष से भेंट। एक बार बाण को यह समाचार मिला, यह जानकारी मिली कि किसी ने उनके विषय में सम्राट हर्ष के कान भर दिए हैं, इसीलिए उन्हें स्वयं वहां पर उपस्थित होकर राजा के पास जाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बाण सम्राट हर्ष के पास गए और जाते ही सम्राट हर्ष ने उन्हें बड़ा दुष्ट, महानयम भुजंगः तक कह डाला, किंतु बाण ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपनी पूरी स्थिति राजा के सामने स्पष्ट की। उसका परिणाम क्या हुआ, क्या आप जानते हैं? फलस्वरूप कुछ वर्ष बाद वे सम्राट हर्ष के कृपा पात्र बन गए। बाण ने अपने जीवन के शेष भाग का वर्णन नहीं किया, किंतु लगता है कि देशाटन से लौटने के बाद बाण का विवाह हो गया था, क्योंकि बाण ने अपने स्वयं को हर्ष से साक्षात्कार के समय विवाहित बताया है। यह उल्लेख हर्ष चरित के द्वितीय उच्छ्वास में प्राप्त होता है। एक किंवदंती के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि बाण के 2 पुत्र थे। बाण मृत्यु शैया पर पड़े थे। वे कादंबरी के पूर्व भाग को संपूर्ण कर चुके थे, किंतु चिंता थी शेष भाग को पूर्ण करने की, आगे के भाग को पूरा करने की। उन्हें यह चिंता खाई जा रही थी कि अब आगे के भाग को कौन पूरा करेगा। तब उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को परीक्षा के लिए बुलाया और सामने खड़े एक ठूंठ वृक्ष की ओर
संकेत करते हुए पूछा कि यह क्या है। प्रथम पुत्र ने कहा, शुष्को वृक्षस्तिष्ठत्यग्रे, सामने एक सूखा पेड़ खड़ा है। द्वितीय पुत्र ने बहुत ही कोमलकांत शब्दावली में कहा, निरस तरुरिह विलसति पुरतः, सामने निरस वृक्ष सुशोभित हो रहा है। द्वितीय पुत्र की प्रतिभा को जान करके बाण ने कादंबरी के शेष भाग का दायित्व अपने द्वितीय पुत्र के हाथों में सौंप दिया और इस बात का उल्लेख कादंबरी के उत्तरार्ध भाग में स्वयं उनके द्वितीय पुत्र ने किया भी है। बाण कौन सी स्थिति में हुए, कब उनका कालमान क्या था, यह भी जानकारी आपको हम देना चाहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि बाण सम्राट हर्षवर्धन के कृपा पात्र बन गए थे। वे सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे, अतः इसीलिए हम बाण के समय को निश्चय आराम से कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त वेनसांग नामक चीनी यात्री जो 606 से लगभग 648 ईस्वी तक भारत यात्राओं में रहा और उन्होंने अपने संस्मरणों में हर्षवर्धन का उल्लेख किया है। इतिहास के अनुसार सम्राट हर्षवर्धन का समय 606 से 648 ईस्वी माना गया है। अतः उक्त आधार पर कहा जा सकता है कि बाण का समय 7वीं शताब्दी का पूर्व भाग रहा है। स्थिति काल संबंधित अन्य बाह्य प्रमाण भी हमारे सामने हैं, जिसके आधार पर यह निश्चित हो जाता है कि बाण का समय 6ठी शताब्दी का अंत एवं 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध रहा है। रुय्यक ईस्वी सन 1150 के लगभग उन्होंने अपनी कृति अलंकार सर्वस्व, क्षेमेंद्र जी ने कवि कंठाभरण में, भोज ने सरस्वती कंठाभरण में एवं वामन ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के अंतर्गत प्रसंगानुसार कादंबरी एवं हर्षचरित और बाण का उल्लेख किया है। उक्त प्रमाणों से भी हम यह कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध रहा है बाण का समय। विलक्षण प्रतिभा के धनी और वैदुष्य समृद्ध सरस्वती के वरद पुत्र की सुप्रसिद्ध कृतियां हैं हर्षचरित एवं कादंबरी। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक गीति काव्य रखा, कीर्ति काव्य रचा, चंडी शतक, जिसमें उन्होंने चंडी माँ चंडी की स्तुति में 100 श्लोकों का निर्माण किया है। चंडी माँ ने किस प्रकार महिषासुर से युद्ध किया और किस प्रकार उस राक्षस का वध किया, इसका वर्णन इसमें बहुत ही ओजपूर्ण शैली में लिखा गया है। नाटक के अंतर्गत पार्वती प्रणय एवं मुकुट ताड़ितक। पार्वती प्रणय जो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभवम महाकाव्य को आधार बनाकर लिखा गया है। 5 अंकों वाला यह इस नाटक में महादेव और पार्वती के विवाह का वर्णन प्राप्त होता है। मुकुट ताड़ितक यह आज अनुपलब्ध है। गद्य काव्य हर्षचरित, जिसमें हर्ष के चरित्र का वर्णन बाण ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है, जो हर्षचरित के नाम से प्रसिद्ध है। एवं कादंबरी जो बाण की अंतिम अमर रचना है, जिसमें उनकी कला ऐसे सशक्त, समृद्ध, प्रौढ़, परिपक्व एवं उर्वर रूप में निखरी है कि वह हर पाठक को अपनी ओर
आकृष्ट करती रहती है। संस्कृत साहित्य के गद्य काव्य का मास्टरपीस है कादंबरी। प्रेम भावना से ओतप्रोत एक ऐसा उपन्यास है, एक ऐसी कथा है जिसके विषय में एक आभणक ही प्रसिद्ध हो गया है। कादंबरी रसज्ञानाय आहारोपी न रोचते। जो कादंबरी का रसज्ञान करने लग जाता है उसको आहार भी रुचिकर नहीं लगता है। इस प्रकार हम आगे जानते हैं कादंबरी को एक दृष्टि में। कादंबरी जिसके प्रणेता हैं बाण भट्ट, जिनका स्थिति काल पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि उनका स्थिति काल 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध एवं 6ठी शताब्दी का अंत समय उनका स्थिति काल रहा है। काव्य स्वरूप में यह कथा के रूप में जानी जाती है। जैसे कि आगे आपको बताया गया था कि गद्य काव्य के 2 उपभेद हैं, कथा एवं आख्यायिका। तो उसमें कादंबरी को कथा के अंतर्गत लिया जाता है, क्योंकि कथा के लक्षण बताते हुए कहा गया है कि कथा में एक सरस कथानक गद्य में निबद्ध होता है और उसके प्रारंभ में देव स्तुति और खल स्तुति होती है। तो यह जो कादंबरी है वह गद्य काव्य में है और इसका एक सरस कथानक है और वह काल्पनिक है, और इसके साथ साथ ही इसके प्रारंभ में देव स्तुति, खल निंदा और कवि प्रशंसा का वर्णन भी हमें प्राप्त होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कादंबरी कथानक है। उपजीव्य यानी कि आधार। जब कोई भी कवि, कलाकार या शिल्पी अपने कला भवन का निर्माण करता है तो उससे पहले वह आधार सामग्री को एकत्रित करता है। कालिदास और भवभूति ने भी ऐसा ही किया। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम जो आपके द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में है, वह अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत से लिया गया है। और बाण भी इस चीज में, इस कला में पीछे नहीं रहे। उनकी कादंबरी बृहत कथा का आधार ग्रंथ, बृहत कथा को आधार मानकर कादंबरी की रचना की गई है। पैशाची भाषा में गुणाढ्यकृत बृहत कथा अनेक कथाओं का आकर ग्रंथ है। अनेक कथाएं उसमें समाई हुई है। बाण ने उन्हीं कथाओं को आधार बना करके कादंबरी ग्रंथ की रचना की है। कादंबरी जो 3 भागों में विभक्त है, कथामुख, पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध। पहले भी आपको यह बताया जा चुका है, यह जानकारी आपको दी जा चुकी है कि इसका पूर्वार्ध भाग स्वयं बाण ने रचा है, किंतु उत्तरार्ध भाग उनके द्वितीय पुत्र के द्वारा रचा गया है। और इस कादंबरी में चंद्रापीड़ एवं पुंडरीक के 3 भवों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। शुकनासोपदेश जो आपके पाठ्य ग्रंथ में रखा गया है, यह ग्रंथ शुकनासोपदेश कादंबरी के पूर्व भाग से उद्धृत एक भाग है। शैली प्रधान रूप में लिखी गई कादंबरी में अनेक ऐसे स्थल हैं जहां बाण कथानक से हटकर कुछ प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र उपदेश देने लग जाते हैं। शुकनासोपदेश एक ऐसा ही स्थल है जो उपदेशों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाभारत में गीता का जो स्थान है, कादंबरी में शुकनासोपदेश का वही स्थान है। शुकनासोपदेश कादंबरी का सारभूत नवनीत तत्व है।
जिस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को उपदेश देते हैं और वह आज पूरे विश्व में गीता के नाम से प्रसिद्ध हो गई, उसी प्रकार बाण ने अपनी आत्मा को शुकनास में संपुटित करके, शुकनास में अपनी आत्मा को संपुटित करके चंद्रापीड़ के माध्यम से संपूर्ण युवा जाति को एक उपदेश दिया है और वही उपदेश शुकनास उपदेश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। शुकनास के द्वारा दिया गया यह उपदेश शुकनास उपदेश बाण की काव्य शैली के साथ साथ शुकनास उपदेश में शुकनास मंत्री शुकनास राजा राजकुमार चंद्रापीड़ को क्या उपदेश देते हैं और वे उपदेश क्यों देते हैं, इस बात की चर्चा हम आगे करेंगे, किंतु उससे पूर्व यह बात जाननी चाहिए कि शुकनास उपदेश में राजा तारापीड़ अपने पुत्र राजकुमार चंद्रापीड़ के यौव राज्याभिषेक की तैयारी में संलग्न है, उनकी तैयारी में व्यस्त है। इसी बीच एक दिन राजकुमार चंद्रापीड़ अपने मंत्री शुकनास के घर पर उनसे मिलने के लिए जाता है। मंत्री शुकनास के घर पर जब राजकुमार पधारते हैं तब शुकनास भी बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। शुकनास मंत्री शुकनास उचित अवसर पा करके राजकुमार चंद्रापीड़ को विनय का उपदेश देते हैं, उसके आगामी जीवन को शुभंकर बनाने के लिए, क्षेमंकर बनाने के लिए विनय का जो उपदेश देते हैं वह उपदेश ही शुकनासोपदेश के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। तो हम आज का यह विषय यहाँ पर ही संपन्न करते हैं। धन्यवाद।